हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। हम आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 5th प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया था और फिर हम एक बात बताएंगे कि पहले 3 जो प्रैक्टिस सेट थे वो हमने लास्ट ईयर अपलोड किए थे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 4th एंड 5th अभी हमने रिसेंटली अपलोड किया और आज हमारा 6th प्रैक्टिस सेट है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एनटीए बेस्ड हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पेपर अपसेट होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करती है। फिर भले वो CUCET का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह आप देखोगे ना जो पेपर सेटिंग होती है वो बाय एनटीए होती है। आज की क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, हमने प्रैक्टिस सेट के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आपको सारी प्रैक्टिस सेट रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल पाए। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 पे बात करेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। पहला अकाउंट्स, दूसरा कॉस्टिंग और तीसरा टैक्स। इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आपको आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन इन ब्रांच अकाउंटिंग अंडर द डेटर सिस्टम स्टॉक रिजर्व इन रिलेशन टू क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स। अब देखो, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम हमेशा डेटर सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, या आप ट्रेडिंग PL की भी बात करो, कहीं पे भी जब हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो वो हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो इस पे जो भी रिजर्व होगा, मतलब जिसमें इस पे जो भी लोडिंग होगी, एडिशन होगा, उसकी अनलोडिंग हम कहाँ करेंगे? डेबिट साइड, टू स्टॉक रिजर्व करके। क्लियर? तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, बोथ ऑन क्रेडिट एंड डेबिट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा A, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट में दिखाओगे तो नो डाउट जो इसकी अनलोडिंग होगी वो आपको डेबिट में दिखाना होगा। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अगर पिछले साल आपको इनकम मिली कहाँ? इंडिया में, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा रेसिडेंट के हाथ में भी, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इनकम अक्रूइंग इन जापान एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ। अब देखो, जापान में इनकम मिल रही है और रिसीव्ड भी वहीं हो रही है, तो ये किन के केस में टैक्सेबल होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट ओनली, बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। नेक्स्ट, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, लास्ट नॉन रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होगा B, कि ये सबके केस में टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। नेक्स्ट, when branch A sends goods to branch B in the books of branch A debit is given to। अब देखो, जब ब्रांच A ब्रांच B के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करती है ना, जब गुड्स ट्रांसफर करती है, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि A ने गुड्स HO को दिया और HO ने गुड्स B को दिया। क्लियर? हम हमेशा क्या मानते हैं कि एक मीडिएटर हमारे बीच में और वही ट्रांजेक्शन डील करता है। तो अगर ब्रांच A गुड्स भेज रहा है B को, तब भी ब्रांच A अपनी बुक्स में B के नाम से एंट्री ना करके HO के नाम से एंट्री करेगा, तो वो डेबिट किसको करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट को। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन हायर परचेजर एंड हायर वेंडर वुड बी दैट ऑफ बेली एंड बेलर, परचेजर एंड सेलर, एजेंट प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी। करेक्ट आंसर होगा A, बेलर बेली, क्योंकि जब हायर परचेजर और हायर वेंडर की बात करें तो हायर वेंडर अपना एक कोई सामान हायर परचेजर को देता है और कहता है कि आप हमको उसके बदले में हमारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहना और आप उसके बदले उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई हायर वेंडर ने अपना कोई सामान दिया हायर परचेजर को और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया है कि वो अच्छे से उसको संभाल करके यूज़ करेंगे और अगर वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए तो वो हायर वेंडर को रिटर्न कर देंगे। तो रिलेशन किस तरह का होगा? बेली बेलर का। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्रांच परचेजेस
अ फिक्स्ड असेट एंड द असेट अकाउंट्स इज टू बी केप्ट इन द हेड ऑफिस। ब्रांच, अगर हम कह रहे हैं कि ब्रांच ने फिक्स्ड असेट खरीदा बट जो उसका लेजर मेंटेन करना है, अकाउंट मेंटेन करना है, वो कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो हम डेबिट असेट को ना करके, मतलब ब्रांच डेबिट असेट को ना करके किसको करेगी? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस अपनी बुक में असेट अकाउंट डेबिट दिखाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, डेबिट्स हेड ऑफिस। नेक्स्ट, following is not a capital receipt: dividend on investment, bonus share, sale of know-how, compensation receipt for vacating business place। अब कैपिटल रिसीट इसमें से कौन सा नहीं है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल रिसीट नहीं है बल्कि ये रेवेन्यू रिसीट है। नेक्स्ट, द टर्म हायर परचेज प्राइस रिप्रेजेंट, नो डाउट ये रिप्रेजेंट करता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीट: डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नो, बोनस शेयर, सेल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कंपनसेशन रिसीव फॉर कंपल्सरी इवैक्यूएशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है किस लिए? क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस खाली की है, तो उस केस में उसको क्या माना जाता है? कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन द टर्म डाउन पेमेंट रिप्रेजेंट्स, डाउन पेमेंट वो पेमेंट होता है जो कि आप प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम पे कर दो, जिसको हम लोग इनिशियल पेमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, द हायर परचेज प्राइस लेस इंटरेस्ट, कैश प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट और द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। करेक्ट आंसर होगा सी, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। नेक्स्ट, ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट, ऑन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट, दैट इज हम हायर परचेज की बात कर रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं हुआ तो जो हायर वेंडर होता है वो हायर परचेजर से अपना गुड्स छीन करके भी ला सकता है। द गुड्स शैल बी रिटर्न, द गुड्स कैन बी रिपोसेस्ड, द गुड्स कैन बी रिजेक्ट, कॉन्फिस्केटेड। करेक्ट आंसर होगा द गुड्स कैन बी रिपोसेस्ड, कि जो हायर वेंडर है वो हायर परचेजर से अपना गुड्स छीन करके ले आएगा। नेक्स्ट, the assessee is charged to income tax in the assessment year following the previous year. A non-resident business firm which shipped goods on 1/5/2021 at Cochin Port in Kerala. An employee left India to USA on 1/8/2021 with no intention of returning. PQR firm which discontinued its business on 1/9/2021. An employee assessee of a university who worked during this period. अब देखो ये जो पीरियड है ये प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहा है, ठीक ना? 22-23 के लिए यही प्रीवियस ईयर होगा। तो नो डाउट एम्प्लॉय असेसी है, अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में गया है काम करने के लिए तो जो इसकी इनकम पे टैक्स है उसको आप असेसमेंट ईयर पे उस पर टैक्स अप्लाई करोगे। क्लियर? अच्छा, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एज वेल एज नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इन सारे टॉपिक पे ना बेसिकली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पे लास्ट सेशन में हमने क्लास अपलोड की थी जहाँ हमें बहुत डिटेल में बताया था कि रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है एंड सो ऑन, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, वहाँ से वो क्लास ज़रूर कवर कर लेना। नेक्स्ट, इन हायर परचेज अरेंजमेंट्स द पावर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट लाइज विथ, अगर हायर परचेज अग्रीमेंट की बात करें तो दोनों लोग ही, चाहे हायर वेंडर की बात करो चाहे हायर परचेजर की बात करो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, in case there is a managing director, whole time director, the maximum remuneration payable to part time director of the company will be, part time director को हम 1% देंगे net profit का। Next, a company other than an Indian company would be treated as resident in India for the previous year 2021. During that year its control and management is situated at, यहाँ प्रीवियस ईयर 21-22 कर लो। सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी जो कि इंडियन कंपनी नहीं है उसको हम कब रेसिडेंट इन इंडिया ट्रीट करेंगे? सिंपली जब वो कंट्रोल एंड मैनेज हो, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ हो? कंप्लीटली इंडिया से। तो करेक्ट आंसर होगा होली इन इंडिया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज वाइल कंप्यूटिंग इफेक्टिव कैपिटल फ्रॉम द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट। आप देखो अगर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट नहीं करते, और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है तब फिर हमें इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना होता है। क्लियर? तो द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी डिडक्टेड, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी डिडक्टेड। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, यही अभी ऊपर भी बताया था। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल इन केस देयर इज वन मैनेजरियल पर्सन बाय अ कंपनी विद प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ एक ही मैनेजरियल पर्सन है, तो उस केस में हम मैक्सिमम कितना देंगे? 5%। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट इज,
अगर प्राइम कॉस्ट से ऊपर कोई भी कॉस्ट जाएगी तो उसको हम लोग ओवरहेड का ही नाम देते हैं, और ये हमने कॉस्ट शीट में डिटेल में बताया है। कॉस्ट शीट की क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हमारे चैनल पे, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, अ स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर गुड्स एट द ब्रांच एट द ईयर एंड इक्वल टू। अब स्टॉक रिजर्व बेसिकली क्या होता है, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो भी लोडिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। और जब कॉस्ट प्राइस में स्टॉक रिजर्व ऐड करते हैं तो हमारा बनता है इनवॉइस प्राइस। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इस पे ना हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपलोड किए हमारे चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वो क्लास करने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस की जो भी डिफरेंस है ना, सब समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, सुंदर स्टोर सेल्स अ टीवी द कैश प्राइस ऑफ विच इज 3000 एंड डिसाइड्स टू चार्ज 10% नॉमिनल इंटरेस्ट पर एनम फॉर द होल पीरियड। इफ द प्राइस इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, डिटरमाइन द इंस्टॉलमेंट अकाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखो, यहाँ पे कैश प्राइस कितना दिया है, 3000। तो अगर इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे करें तो सिंपली हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1000। उस पर एडिशनल हमें 10% इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट प्राइस कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। नेक्स्ट, the overall managerial remuneration for companies having profit will be overall, जो maximum managerial limit है वो है 11% of net profit। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हायर परचेज स्टॉक रिप्रेजेंट। हायर परचेज स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, उस इंस्टॉलमेंट को जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। बट अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं हुई तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट पेड, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एंड पेड, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, goods are sent to the branch at 20% margin on the cost price. Branch stock at invoice price is rupees 6 lakh. The amount of stock reserve to be created is rupees। अब देखो इस टॉपिक पे कि कैश प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने ना डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ हर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में भी हमने ऐड की है। अब देखो, इनवॉइस प्राइस बेसिकली कैसे बनती है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी उस पर लोडिंग होती है। अब लोडिंग कितनी है, 20% मार्जिन है कॉस्ट प्राइस पे। तो मतलब मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो लोडिंग कितने की हुई, 20 की। तो ओवरऑल जो इनवॉइस प्राइस बनी वो कितने की बनी, 120 की। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखो, हमारे पास इनवॉइस प्राइस दिया है 6 लाख, मतलब ये 6 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 120 को। एंड हमें किसका अमाउंट चाहिए, स्टॉक रिजर्व का। स्टॉक रिजर्व मतलब किसकी बात कर रहे हैं, लोडिंग की, और लोडिंग कितना है, 20%। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 लाख। मतलब इस 6 लाख में 5 लाख हमारी कॉस्ट प्राइस है और 1 लाख लोडिंग है। देखो 1 लाख 5 लाख का कितना होगा, 20%। क्लियर? तो ये मिलकर के 6 लाख इनवॉइस प्राइस बन रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज अदरवाइज नोन एज। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा कोई यूनिट्स बन रही है तो उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, under this method, costs are collected and accumulated for each work order separately. Job costing, operating costing, marginal costing, process costing. Job costing क्योंकि यहाँ हर एक जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट कलेक्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क ऑर्डर भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, when cash is sent to the branch to meet the expenses at the branch, credit is given to। अगर कैश भेजा जा रहा है तो हम क्रेडिट किसको करते हैं, कैश अकाउंट को। ब्रांच अकाउंट नो, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा डी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द बुक्स ऑफ। जब भी हम बात करते हैं हायर परचेज की तो इस केस में ना
डेप्रिसिएशन असेट पे चार्ज होगा, और क्योंकि वो असेट किसके पास होता है, परचेजर के पास होता है ना। वेंडर से किसने परचेज किया होता है, बेसिकली परचेज नहीं किया होता है, इंस्टॉलमेंट पे लिया होता है परचेजर ने। तो जिसके पास असेट है वही अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when actual production overhead is 3,38,000 and overhead recovered is 3,24,480, then it is, मतलब हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड है वो ज़्यादा और रिकवरी कम की हुई है। तो जब रिकवरी कम की होती है तो उसको अंडर अब्जॉर्ब्ड कहते हैं, और अगर रिकवरी ज़्यादा की होती, लेट से यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, ओवरहेड 3,38,000 और रिकवरी हुई होती 3,48,000 की, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि 2,000 का ओवर अब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट, where the assets records are maintained at head office, entry to be made for recording depreciation in the books of an independent branch will be। अब independent branch के केस में एंट्री क्या होती है, depreciation account debit to head office। ये हमने पहले भी बताया कि जब ब्रांच कोई एसेट खरीदती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, हेड ऑफिस की बुक में होती है। तो वो डेप्रिसिएशन भी कहाँ दिखा रहे हैं, तो वो डेप्रिसिएशन भी बेसिकली कहाँ ट्रांसफर करें, एचओ की बुक में। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नो, डेप्रिसिएशन टू ब्रांच नो, डेप्रिसिएशन टू एचओ अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, व्हाट इज अ पीवी रेशियो। अब देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने कॉस्ट की एमसीक्यूज अपलोड की थी उसमें, बट बहुत जल्दी हम कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ बता देते कि पीवी रेशियो का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, देखो 10 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस कितनी है 15। तो जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करते हैं तो हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 33.33%। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिपोजेस गुड्स बिलोंग्स टू, अगर गुड्स आपसे छीन लिया गया, मतलब हायर वेंडर ने अपना गुड्स किसको दिया था, हायर परचेजर को, बट हायर परचेजर ने कोई इंस्टॉलमेंट का अगर पेमेंट नहीं किया तो हायर वेंडर उससे गुड्स छीन करके ले आएगा, और छीनने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको बेचने पे वो कौन रखता है, हायर वेंडर रखता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following is a correct description of absorption costing? All production costs are absorbed into products and unsold stock is measured at direct cost production. No, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करें ना तो क्लोजिंग स्टॉक का जो कैलकुलेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उसके बेसिस पे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट बोला है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर अलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड द अनसोल्ड स्टॉक इज मेजर्ड एट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नो, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट एंड अनसोल्ड स्टॉक इज मेजर्ड एट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नो, लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक किसको रिप्रेजेंट करा है, क्लोजिंग स्टॉक को, ये मेजर्ड होता है ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, जो हमारे पास लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है उसी के बेसिस पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ बताया, जब हमने कॉस्ट शीट की क्लास अपलोड की थी तो वहाँ ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा डी। अच्छा, अगर आपने अभी तक कॉस्ट शीट की भी क्लास नहीं की है तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नो डाउट सेलिंग ओवरहेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल मतलब जो बेसिकली आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन दिया, द वेजेस ऑफ अ प्रोडक्शन एम्प्लॉय पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव्ड, द वेजेस ऑफ अ क्लीनर हुज वर्किंग आवर्स वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट अचीव्ड। करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी देख लेते हैं, एनुअल रेंट पेबल फॉर द फैक्ट्री एक बार पे करे तो ये फिक्स कॉस्ट है। अ कांस्टेंट एनुअल बोनस पेड टू द स्टोरमैन, ये भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट, पावर एक्सपेंसेस आर अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ नो डाउट किलोवाट आवर्स। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट।
अब देखो जब हम सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट when marginal cost is rupees 80 the selling price is 100, when marginal cost is 81 the selling price should be, सिंपली देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है अगर पहले वो 100 थी तो मार्जिनल कॉस्ट उसका 80% था। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और ये इसका परसेंट चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब अगर मार्जिनल कॉस्ट 81 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका 80% कितना आएगा, 81। और आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब मार्जिनल कॉस्ट 80 था तो सेलिंग प्राइस 100 थी, अब मार्जिनल कॉस्ट 81 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 81 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 101.25। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और ये सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने कॉस्ट एमसीक्यूज के सेशंस में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वर्कर्स कंपनसेशन इज अपोर्शनड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स। वर्कर्स कंपनसेशन बेसिकली किस में एलोकेट होगा, डायरेक्ट वेजेस में। नेक्स्ट, मोटर कार फॉर पैसेंजर्स इज एज सर्टेन विथ रेफरेंस टू, फॉर पैसेंजर्स है तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Differential cost analysis can be made only in marginal costing and not in absorption costing. Differential cost analysis is incorporated in the cost book. In differential cost analysis, decisions are taken by comparing the incremental revenue with differential cost. अब differential costing में हम यही करते हैं कि जितना revenue add on हुआ and जितना cost add हुआ उसके डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेसिस पे differential costing निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन बाय, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन नहीं मेंटेन करता, दो तरह की ब्रांचेस होती है बेसिकली, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, और एक फॉरेन ब्रांच होती है वो अलग होती है। तो नो डाउट जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो अपने हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है हेड ऑफिस पे, सो दैट वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टीम इज वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट इज वैल्यू ऑफ प्लांट। ये तो करेक्ट है क्योंकि जो प्लांट का डेप्रीसिएशन है उसको हम किसके बेसिस पे अपॉर्शन करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हेल्प्स इन क्विक प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स। टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड व्हेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था और कॉस्ट ऑफ स्टीम को हम कभी भी वेजेस के बेसिस पे अपॉर्शन नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, semi-variable expenses are included in this group of cost: standing charges, maintenance charges, operating charges और fixed charges। अब देखो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है और कुछ पोर्शन होता है हमारा वेरिएबल, एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को अदर नेम एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का अदर नेम है मेंटेनेंस चार्जेस। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, overtime premium of workers engaged in a particular department is allocated on the basis of डायरेक्ट एलोकेशन, डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। अब ओवर टाइम प्रीमियम बेसिकली किस पे करते हैं, डायरेक्ट एलोकेशन पे, मतलब जिसने जितना ओवर टाइम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कन्वर्टेड एट। देखो डेप्रीसिएशन हमेशा उसी रेट पे कन्वर्ट करते हैं जिस रेट पे हमने फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एट द रेट एट विच फिक्स्ड एसेट्स आर कन्वर्टेड, दैट इज करेक्ट आंसर इसका होगा ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रेट एप्लीकेबल फॉर अ फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इज 30%। अब देखो ये जो रेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि फर्म का, कंपनी का, इंडिविजुअल का सिर्फ रेट एग्जाम में पूछता है, इनकम टैक्स रेट। तो इस पर भी हम बहुत जल्दी एक डिटेल सेशन अपलोड कर देंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए और जो अभी अमेंडेड रेट्स हैं हम वही लर्न कराएंगे। तो एमकॉम प्रैक्टिस सेट 6 में ये ओवरऑल 48 MCQs थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और पहले की भी 5 प्रैक्टिस सेट जो हमने अपलोड किए हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आपको वहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाए।
अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमने एमकॉम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जहाँ हमारा पहला ट्रायल टेस्ट होगा ऑन 15 मई एंड आफ्टर दैट हम पूरा पैकेज टेस्ट अनाउंस करेंगे यूनिवर्सिटी वाइज। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।